कि तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त हो रही है। 3 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों को भूख के बहरान का सामना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक रोज़ एक मियाँ ने पुरसुकून माहौल में अपनी बेगम से कहा कि बहुत दिन गुजर गए हैं, मैंने अपने घर वालों, अपने बहन भाइयों, उनके बच्चों से मुलाकात नहीं की है। मैं उन सबको घर पर जमा होने की दावत दे रहा हूँ, इसलिए बराए मेहरबानी तुम कल दोपहर अच्छा सा खाना तैयार कर लेना। जिस पर बेगम ने गोलमोल अंदाज से कहा कि इंशाअल्लाह खैर का मामला होगा। अच्छा, मियाँ ये सुनकर बोला तो फिर मैं अपने घर वालों को दावत दे दूंगा। और अगली सुबह मियाँ अपने काम पर चला गया। दोपहर 1 बजे घर पर वापस आया और उसने बेगम से पूछा कि क्या तुमने खाना तैयार कर लिया है, क्योंकि मेरे घर वाले 1 घंटे बाद आ जाएंगे। अच्छा, इस पे बेगम ने कहा कि नहीं, मैंने अभी नहीं पकाया, क्योंकि तुम्हारे घर वाले कोई अनजान लोग तो नहीं है, इसलिए जो कुछ घर में मौजूद है ये लोग वही खा लेंगे। अच्छा, मियाँ बेगम की बात सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस करने लगा और कहने लगा कि अल्लाह तुमको हिदायत दे, तुमने मुझे कल ही क्यों नहीं बताया कि तुम खाना तैयार नहीं करोगी। अब वो लोग 1 घंटे बाद पहुंच जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगा। अच्छा, बेगम ने कहा कि उनको फ़ोन करके माजरत कर लो, मैं इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, घर के लोग हैं वो बात को समझ जाएंगे और इसमें ऐसी क्या बात है, वो लोग कोई गैर नहीं है, आखिर तुम्हारे घर वाले तो है ना, अगर घर वाले तो तुम्हारे मामले को समझेंगे। अच्छा, ये बात सुनकर मियाँ खामोश हो गया, लेकिन दिल ही दिल में गुस्सा करने लगा, नाराज होने लगा, घर से निकल गया। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। बेगम ने दरवाज़ा खोला तो देखा और हैरान होकर देखा कि उसके अपने घर वाले, उसके अपने बहन भाई, उनके बच्चे घर में दाखिल हो रहे हैं। खातून के बाप ने पूछा कि तुम्हारा शौहर कहाँ पर है। वो बोली कि कुछ देर पहले बाहर निकले थे। बाप ने बेटी से कहा कि तुम्हारे मियाँ ने हमें गुज़िश्ता रोज़ फ़ोन पर आज दोपहर खाने की दावत दी थी, ये कैसे मुमकिन है कि दावत देकर वो खुद ही घर से बाहर चला गया। अब ये बात सुनकर बेगम पर तो जैसे बिजली गिर गई। उसने परेशानी के आलम में हाथ मलने शुरू कर दिए, क्योंकि घर में जो मौजूद खाना उसको अपने घर वालों के काबिल नहीं लगता था, लेकिन अपने शौहर के घर वालों के काबिल लगता था। और उसको लगता था कि ये खाना वो अपने शौहर के घर वालों को तो दे सकती थी, अपने घर वालों को पेश नहीं कर सकती थी। अब उसने अपने मियाँ को फ़ोन किया और पूछा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि दोपहर के खाने पर तुमने मेरे घर वालों को दावत दी है। मियाँ बोला कि मेरे घर वाले हुए तुम्हारे घर वाले, फ़र्क क्या पड़ता है। बेगम ने कहा कि मैं मिन्नत करती हूँ कि बाहर से खाने के लिए कोई चीज़ ले आएँ, तैयार हुई कोई चीज़ ले आएँ। मियाँ बोला कि मैं इस वक्त घर से बहुत दूर हूँ और वैसे भी तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारे घर वाले हैं ना, तुम्हें समझेंगे, अनजान तो नहीं है, और अगर तुमसे प्यार करते हैं तो तुम्हें समझेंगे, तुम्हारे मामले को समझेंगे। तुम्हारे घर में जो मौजूद था तुमने वही खाना उनके सामने रख दिया, कौन सा अनजान लोग हैं, अपने हैं। और जैसा तुम मेरे घर वालों को खिलाना चाहती थी वैसे भी इनको खिला दो, ताकि ये तुम्हारे लिए एक सबक भी बन जाए जिसके ज़रिए तुम मेरे घर वालों का एहतराम करना सीख लो। अब इस कहानी का निचोड़ सिर्फ सिंपल सा, इतना सा सादा सा कि लोगों के साथ वैसा ही मामला करो जैसा तुम खुद उनकी तरफ से अपने साथ मामला पसंद करते हो। यानी जैसा हम चाहते हैं कि अगला हमें इज्जत से देखे, इज्जत से बुलाए और इज्जत से बात करे, वैसे ही दूसरे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप उनके साथ ऐसा ही सलूक करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। लेकिन सियासत में एहतराम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। सियासी हरीफ एक दूसरे का एहतराम करना तो दूर की बात, एक दूसरे का वजूद तक बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होते हैं, एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाते हैं, बहुतान तराशी करते हैं, और ये हमारी सियासत में ज़ोर शोर से जारी है सारा चलन। लेकिन अवाम अब इससे बहुत ज़्यादा बदजन दिखाई देते हैं, और शायद महंगाई के साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त हो रही है। अच्छा, तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसको खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने मुसलसल दूसरी बार सूबाई हुकूमत बनाने का मौका दिया। लेकिन तहरीक इंसाफ के खिलाड़ियों की यहाँ पर विकटें कहेंगे गिरती हुई दिखाई दे रही हैं। कबायली अजला के इंजमाम के बाद खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में पहले बल्दियाती इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात के गैर सरकारी नताइज में हुक्मरान जमात मैदान हारती दिखाई दे रही है, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम कई महाजों पर PTI से आगे दिखाई देती है, जिसमें पेशावर के मेयर का इंतखाब भी शामिल है। अच्छा, मेयर और चेयरमैन के इब्तदाई मरहले के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक JUI फे के उम्मीदवार 63 तहसील कौंसिलों में अपने हरीफों से आगे हैं, और जबकि PTI को सूबे के कुछ हिस्सों में अपसेट का भी सामना करना पड़ा, जहां पे अवामी नेशनल पार्टी अपनी ताकत दोबारा हासिल करती नजर आ रही है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 17 अजला के 1,26,68,000 रजिस्टर्ड वोटर्स के लिए 9,223 पोलिंग स्टेशन कायम किए थे, और कुछ इलाकों में गड़बड़ की वजह से वोटिंग मुलतवी भी करना पड़ी, जिनमें ये बाजोड़ में जो खुदकुश धमाका, बन्नू में पोलिंग अमले का अगवा,
कर्क में तसादुम और फिर कोहाट में शिबली फराज साहब की गाड़ी पर हुजूम का हमला, ये सब शामिल है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के 2 मरहलों में जो बल्दियाती इंतखाबात कराने के फैसले की वजह से इस बार मजमूई जो इंतजामात हैं वो 2015 के इंतखाबात के मुकाबले में बेहतर नजर आ रहे हैं। अब नाज़रीन, ये तो बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक कुछ खबरें थीं, लेकिन अब तहरीक इंसाफ के लिए ये बल्दियाती इलेक्शन एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इससे पहले नौशहरा में ज़िमनी इलेक्शन हुआ था जिसमें नून लीग ने मैदान मारा था और तहरीक इंसाफ को वहाँ भी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, अपसेट का सामना करना पड़ा था। अब सियासी तज्जियाकारों के बकौल तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में अपनी जो मकबूलियत है बाकायदा खो चुकी है, बाकायदा खोती हुई दिखाई दे रही है। और इंतखाबात के नताइज को देखने के बाद ये राय भी सही लग रही है, दुरुस्त लग रही है। और अच्छी बात यह है कि शिबली फराज और शौकत यूसुफजई ने बल्दियाती इलेक्शन में इस शिकस्त को खुद तस्लीम कर लिया कि हाँ, शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब शौकत यूसुफजई ने कहा है कि जी महंगाई की वजह से पीटीआई को बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त हुई है और अपोजिशन ये कह रही थी कि जी धांधली कर रहे हैं, अगर धांधली करते तो क्या ऐसा होता। अब आप खुद सोचें, हुकूमत वो कहते हैं हमारी है, हमने धांधली नहीं की, कम से कम इस बात को तो सराहा जाए ना कि धांधली करते तो सारी बातें जीत जाते, धांधली वाला फिर हारेगा तो नहीं ना। अब उम्मीद है कि 3 माह में कहते हैं महंगाई कम हो जाएगी और हार जीत होती रहती है। हमें सबसे ज़्यादा मुश्किलात महंगाई की वजह से रही हैं और शुक्र है कि कोई करप्शन का इल्ज़ाम हमारी हुकूमत पर नहीं लगा है और ना हमने किसी किस्म की धांधली की है। अच्छा, शिबली फराज भी हार को तस्लीम करते हुए कह रहे हैं कि जी इलेक्शन में पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से था क्योंकि हमारे बहुत से कारकुनान पार्टी की आदत से नाराज़ थे, इसलिए हम हार गए। अब शिबली फराज साहब का यह भी कहना था कि तमाम जो सिचुएशन है, सूरत है, इसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ सीटें निकाल रही है और अभी बहुत से पोलिंग स्टेशन के नतीजे आना बाकी हैं। हमारी हार की एक वजह वो कह रहे महंगाई भी है, लेकिन ये आलमी मसला है। लेकिन पार्टी में कहाँ कमज़ोरी हुई, हम इसका जायज़ा लेंगे। अब नाज़रीन, हुकूमत की यहाँ एक बात पर तारीफ़ बनती है और वो क्या, वो ये कि तहरीक इंसाफ की विफाक में हुकूमत है और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी सूबाई हुकूमत है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने यहाँ हुकूमती मशीनरी का जो इस्तेमाल है वो नहीं किया, वरना ये नताइज काफ़ी हद तक आपको पता है मुख्तलिफ हो सकते थे, काफ़ी हद तक। और एक और बात पर हुकूमत को दाद देनी पड़ेगी बड़ी मेरिट पर कि कम से कम तहरीक इंसाफ ने यहाँ अपनी शिकस्त को तस्लीम तो किया ना कि हाँ हम हारे, नहीं मिले हमें वोट। अब शिबली फराज और शौकत यूसुफजई ने अपने अपने ख्यालात के मुताबिक ये जो शिकस्त है इसके मुहरकात को बयान किया, लेकिन हो ना हो इस शिकस्त की एक बड़ी वजह एक दूसरे पर ब्लरना भी है। सच है कि अवाम तंग आ गए हैं और बाकी जमातों को भी इससे सीखने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ कोई सीखने को तैयार नहीं है। अब कोई सीखने को तैयार ही नहीं होगा तो फिर कैसे सीखा जाएगा, कैसे चलेगा। अच्छा, क्लिप होगा फारूक हबीब का और राना सनाउल्लाह का, टीम ज़रा चलाइएगा। अच्छा जी, फारूक क्या कह रहे हैं कि जी एक शख्स टीवी पर आकर कहता था जिसका नाम शहबाज शरीफ है, जो बड़े बड़े लंबे लंबे बूट भी पहना करते थे, सर पर टोपी भी पहन कर आते थे। वो कहते थे कि मैंने एक ढेले की करप्शन नहीं की है, एक ढेले की चोरी नहीं की है। लेकिन अब पता चल रहा है कि जी चिन्योट में जो रमज़ान शुगर मिल है, शहबाज ने वहाँ पर चाय पिलाने वाला, दरवाज़ा खोलने वाला, सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदारों के नाम पर अपने अकाउंट्स खोल रखे हैं। और फारूक हबीब चोरों का एक इलाज बताते हुए कहते हैं कि उनका एक ही इलाज है और वो इलाज ये है कि इन सब को जेल में डाला जाए, इन सब से लूटा हुआ पैसा निकालकर अवाम को वापस किया जाए। अच्छा, दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब भी हुकूमत पर जवाबी वार करते हुए बोल रहे हैं कि जी इनके पास हमें गिरफ्तार करने या हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने के अलावा कोई और काम है ही नहीं। और ये लोग ये चाहते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं उनके खिलाफ किसी ना किसी तरीके से कोई फैसला ले लें और मुस्लिम लीग नून को किसी तरह नुकसान पहुंचाया जाए। अब राना सनाउल्लाह साहब हुकूमती वजीरों और तर्जुमानों को बाकायदा निशाने पर रखते हुए बोल रहे हैं कि ये लोग सुबह 10 बजे से शुरू हो जाए और रात तक इनका यही काम है कि नून लीग को किस तरह से निशाने पर रखा जाए। अच्छा, राना साहब ने बात आधी की है, नून लीग हो चाहे तहरीक इंसाफ, दोनों का एक ही काम है कि एक दूसरे पर किस तरह तनकीद की जाए। और बाकी एक बात तो मुझे सही लगती है थोड़ी बहुत कि सारी रात सोचते रहते हैं कि कैसे सुबह हो और सुबह होते ही आकर एक दूसरे पर तनकीद का सिलसिला शुरू हो जाए। और वाकई सुबह 9-10 बजे फिर सिलसिला शुरू हो जाता है और रात तक जारी रहता है, जिस पर अफसोस ही किया जा सकता है। मरियम औरंगजेब का क्लिप होगा, टीम जरा चलाइएगा। अच्छा जी, मरियम साहब क्या फरमा रही कि इमरान खान साहब दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं जबकि आपके अपने लोग करप्शन में मुलव्विस हैं। और क्या कह रही हैं कि जी आपके अपने लोग आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जहांगीर तरीन इमरान खान के खर्चे उठाता था। 72 साल की तारीख में किसी ने करप्शन की है तो वो इमरान खान है। इमरान खान की करप्शन की गवाही उनके दाएं बाएं बैठे लोग दे रहे हैं। और मरियम साहबा मजीद ये फरमा रही कि जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट बता रही है कि इमरान खान ने कोविड फंड का पैसा खाया है,
क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कहा था कि चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त दो? आपने चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त इसलिए दी कि माफिया की जेबें भरी जाएं। आपने मसनूई किल्लत की, फिर चीनी की कीमत में इजाफा किया, चीनी की कीमत में इजाफे के बाद दुगनी कीमत पर चीनी दरामद की। क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने ये सब करने का मशवरा दिया था आपको? अच्छा, और मरियम क्या फरमाती हैं कि जिसने तोशाखाने की घड़ियां भी ना छोड़ी वो दूसरों का इल्ज़ाम लगाते हैं। नैब और FIA इनकी करप्शन पर खामोश हैं। और मरियम ने जहां हुकूमत की करप्शन पर बात की, वहीं पे हसन खाबर ने भी नून लीग की करप्शन पर खुलकर सवालात उठाए। हसन खाबर साहब पे क्लिप चलाइएगा जरा। जी, आपने सुना हसन खाबर साहब को। अच्छा, शहबाज शरीफ कहा करते थे कि जी मुझ पर कहते एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो वो सियासत छोड़ देंगे। बात तो उनकी ठीक है कि उन पर धेले की करप्शन आज भी साबित नहीं होती है। वो कहते हैं क्योंकि उन्होंने धेले की करप्शन कभी की ही नहीं है। वो तो 16 अरब से कम पर बात ही नहीं करते, और ये वो 16 अरब हैं जो उनके मुलाजिमों के अकाउंट्स में गया। ये वो करप्शन की दास्तानें हैं जो अखबारों में छपनी चाहिए। लोगों को ये बात बतानी चाहिए कि इस मुल्क में कैसे मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन होती है। हमसे पहले किसी ने भी कहते हैं कि अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं मिटाया था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वो कह रहे हैं कि ये वाहिद हुकूमत है जिसने हेल्थ कार्ड के ज़रिए ये फ़र्क मिटा दिया। और सोचने की बात है कि अगर नून लीग ने सेहत के शोबे में इतनी इन्वेस्टमेंट की थी तो पूरे पाकिस्तान में एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं था जहाँ पर नून लीग के लीडर अपना इलाज करवा सकें। उनके लीडर को तो इलाज करवाने के लिए लंदन जाना पड़ा। हमसे ये उम्मीद की जा रही कि हम सबकी जो ख़राब पॉलिसीज़ हैं उनको 3 साल में ठीक कर दें। हम इंशाल्लाह कहते हैं उन्हें ठीक करेंगे, मगर इसमें वक्त लगेगा। लेकिन जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब कहते हैं कि हुकूमत बहुत वक्त ऑलरेडी ले चुकी है। ज़रा क्लिप चलाइएगा उनका। तो ना आपने सिराजुल हक साहब हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहते हैं कि हुकूमत ऐसी तब्दीली लाई है कि इन्होंने झूठ का नाम यू टर्न लिख दिया है। ये कहते हैं कि बड़ा लीडर वही होता है जो बड़ा बड़ा यू टर्न लेता है। 3.25 साल इस हुकूमत को हो गए हैं और आवाम से मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का जो वादा जवानों के साथ किया था, क्या उन्हें नौकरियाँ दे दी गई हैं? क्या हुकूमत ने वादा अमेरिका में किया था या फिर पाकिस्तान में किया था? खुलकर वो तंज कर रहे हैं हुकूमत पर। वो कह रहे जी तो शर्म की बात है कि हमारे जो ज़हीन लोग हैं, डिग्री होल्डर हैं, तालीम याफ्ता हैं, काबिल तरीन लोग हैं, वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। अच्छा, सिराजुल हक साहब मजीद क्या कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कहते थे कि वो VIP कल्चर को ख़त्म करेंगे, लेकिन आज बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस तक 3 किलोमीटर का फासला है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने कमाल ये किया कि गाड़ी में आने के बजाय ये हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। जब करप्ट लोग इक़्तिदार में आते हैं तो मुल्क में से बरकत ख़त्म हो जाती है। हमारे 70 लाख जवान नशे के आदी हो चुके हैं। अब कहाँ गई वो तब्दीली जिसका कौम से वादा किया था? अच्छा, अब पर अपने भी हुकूमत पर खूब बरस रहे हैं और घर के भेदी लंका ढाने वाला मामला चल निकला है। जस्टिस वजीहुद्दीन तहरीक इंसाफ के हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं और उनके लिए अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ाते चले जा रहे हैं, खड़ी करते चले जा रहे हैं, तो गलत नहीं होगा। ज़रा उनका क्लिप भी चला दीजिएगा। जी, तो सुना आपने, जस्टिस वजीहुद्दीन साहब को कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ को अपने इल्ज़ामात खुद कोर्ट में साबित करने होंगे। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन के ऊपर जहांगीर तरीन को ही नॉमिनेट किया और जहांगीर तरीन कभी भी पार्टी के इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल नहीं रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के जहांगीर तरीन से ताल्लुकात बहुत ही मुख्तलिफ नौइयत के थे। अच्छा, जस्टिस वजीहुद्दीन के इल्ज़ामात की जहांगीर तरीन ने तरदीद की है और शायद यही वजह है कि जस्टिस साहब उन्हें भी अपनी तनकीद के रडार में रखे हुए हैं। और वो क्या कहते हैं कि जी उन्हें नहीं लगता कि जहांगीर तरीन इस केस में अदालत में पेश होंगे, क्योंकि अगर वो अदालत में पेश हो गए तो वो अपने आप को ही एक्सपोज कर देंगे। और मैं बजाते खुद अदालत में ये बात इस्टेब्लिश करूंगा कि जहांगीर तरीन जो कुछ भी कह रहे हैं और जो वो तरदीद कर रहे हैं, उनके दूसरे मामलात को देखा जाए और इस बात का फैसला किया जाए कि क्या उनकी गवाही क्रेडिबल है भी या नहीं, क्या उनकी गवाही को एक्सेप्ट किया जा भी सकता है। अच्छा, जस्टिस वजीहुद्दीन साहब ये समझते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल है कि जहांगीर तरीन साहब अदालत में पेश हो, क्योंकि ऐसा करने से वो खुद अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर देंगे। और जस्टिस साहब पहले भी जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ पर सवाल उठा चुके हैं। अब बैन मुमकिन है कि जहांगीर तरीन जो पहले ही केसेस भुगत रहे हैं उन पर कोई और बड़ी आफत ना आ जाए, और ये बात जहांगीर तरीन को भी अच्छे से मालूम है। अब इसीलिए जो वजीहुद्दीन साहब हैं उनको जहांगीर तरीन साहब की कोई टेंशन नहीं कि मुकदमे पर किसी भी तरह हो सके। अब हर तरफ इंतकाम और बदले की सियासत हो रही है। अब इसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा मैं वज़ीर आला सिंध पर ज़रा तनकीद कर दूं। ज़रा सुनने का क्या कह रहे हैं। सुना आपने, मुस्तफ़ा कमाल वज़ीर आला सिंध पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मुराद अली शाह पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत दहशतगर्द हुकूमत है, ये जमहूरी दहशतगर्द हैं। और मुस्तफ़ा कमाल के बकौल पाकिस्तान को चलाने वाला और 70% कमा कर देने वाला शहर कराची है। और
और कमाल कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी को जुल्म से नहीं रोका गया तो मैं कल उनके साथ खड़ा हूंगा जिनके साथ जुल्म हो रहा है। और मेरे सिंध में पिछले 13 साल में विफाक ने मेरे नौजवानों के लिए अरबों रुपए दिए, फिर भी आज सिंध इंसानों के रहने की जगह नहीं है। और वो कह रहे जी ये सिंध के हुक्मरानों ये पैसे मिले, फिर तुम लोग किस तरह पंजाब, विफाक और एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जामात लगाते हो। अब जहां सियासतदानों के मनफी रवैये सामने हैं तो वहीं पर असद उमर साहब बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए सिंध में मंसूबों का क्रेडिट पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं। जरा चलाइएगा इनका क्लिप। अच्छा, यहाँ पे असद उमर साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा किया कि उन्होंने जहाँ तारीफ़ बनती थी वहाँ पे तारीफ़ की। और मैं अक्सर कहती हूँ कि जहाँ पे जिसका क्रेडिट बनता है उसको क्रेडिट दें, तनकीद करें लेकिन तनकीद बराए इस्लाह करें, जिससे फ़ायदा हो। जिस पर तनकीद करें उसको भी, और आप जिस मकसद के लिए करें, आप कहते हैं ना हम आवाम के लिए तनकीद कर रहे हैं, अवाम की मोहब्बत, अवाम के साथ गलत हो रहा है, मुल्क के लिए तनकीद कर रहे हैं ना, तो फिर मुल्क का फ़ायदा हो, अवाम का फ़ायदा हो। तनकीद ऐसे करें और जहाँ पे किसी की तारीफ़ बनती वहाँ पे तारीफ़ करें, ये सोचे बगैर कि सामने वाला हमारा मुखालिफ है या हम उसकी मुखालिफत में खड़े हुए हैं। अगर ऐसे करेंगे तो मुल्क भी तरक्की करेगा, आवाम भी खुशहाल होगी और आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह चल रहा है अगर वैसे ही चलता रहेगा तो ऐसे कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि हर गुजरे दिन के साथ गैस बहरान संगीन होता जा रहा है। सनतों को भी गैस की कमी का सामना है। अवाम हुकूमत की नाअहली की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन अफसोस ये है कि हुक्मरान अब भी मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने बिजली की कीमतों में 4 रुपये 33 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफे की दरख्वास्त वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि हर महीने बिजली और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा कौम का मुआशी इस्तेसाल है और कत्ल है। अच्छा, दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत के जो तर्जुमान है हसन खाबर साहब, वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने धेले की नहीं अरबों की करप्शन की है और इंशाल्लाह एहतसाब का अमल अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। और हसन साहब का ये भी कहना है कि जी ये लोग बात का जवाब नहीं देते बल्कि किरदार कुचलते हैं। ये लोग शहजाद अकबर के सवालात का जवाब दें। इन सब बातों में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा और तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर साहब। हसन साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। मैं आपके बारे में इंट्रो में बता रही थी कि आपने क्या क्या फरमाया। तो हसन साहब, ऑपोजिशन लीडर साहब ने जो कहा कि हुकूमत बिजली की कीमत बढ़ाकर भी गर्दिशी कर्जे कम नहीं कर सकती है और जी ये कर्ज कम होने की बजाय दुगना हो चुका है, तो शहबाज साहब ये सही बातें कर रहे हैं? उन्होंने इस सिस्टम के साथ जो कर दिया ना, इस गर्दिशी कर्जे को कम करने के लिए पता नहीं इस आवाम को क्या क्या सहना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताएं कि बिजली का जो टैरिफ है उसके अंदर बेस टैरिफ है जो बिजली घरों के मुआहदे हैं वो डिक्टेट करते हैं, साथ उसके अंदर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज है जो ऑटोमेटिकली पास ऑन होता है जब तेल की कीमतें कम या ज़्यादा होती हैं। तो ये बिजली के मुआहदे किसने किए थे? शहबाज शरीफ साहब से कोई पूछे कि ये बिजली के मुआहदे किसने किए थे, ये क्या कंडीशंस थी, इस गर्दिशी कर्जे का आखिर उन्होंने क्या सोचा था? तो वो फैसले जो खुद किए हैं वो दूसरी हुकूमत के सर पे नहीं डालने चाहिए। अवाम को इतना बेवकूफ़ ना समझें। जब हकायक अवाम के सामने आएंगे, हम सब बात करते हैं तो बात क्लियर हो जाती है, तो ये उनको ज़ेब नहीं देता इस किस्म की सियासत करना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, शिबली फराज साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसमें हसन साहब जो शिकस्त है उसको तस्लीम कर लिया और खानेवाल में जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो भी पीटीआई को शिकस्त हुई। तो आपके कई रहनुमा शिकस्त की बड़ी वजह इस महंगाई को करार दे रहे हैं, क्योंकि ये तो आप अग्री करेंगे कि चलें अपोजिशन वाले, मैं उनकी नीयत के बारे में बात नहीं करना चाहूँगी, शायद वो सिर्फ तनकीद बराए तनकीद ही कर रहे हैं या कहते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए महंगाई को इस्तेमाल कर रहे हैं, महंगाई कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन अवाम की दुखती रग भी तो महंगाई है ना, इससे तो आप अग्री करेंगे? मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। देखिए, महंगाई जो है वो लोगों का बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम है और लोग महंगाई से तंग होते हैं। हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि महंगाई मसला नहीं है या महंगाई से लोग तंग नहीं है, ये तो गलत बात होगी अगर हम ये करें। ठीक है, सिर्फ हमारा बयानिया ये है, हम ये समझाना चाहते हैं कि इस वक्त दुनिया एक बदतरीन बहरान से निकली है, अब वो महंगाई का शिकार है। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे बहुत से अवामिल कार फरमा हैं जो किसी एक मुल्क या हुकूमत के कंट्रोल से बाहर होती हैं, लेकिन हम उनका असर ज़ाहिर करने के लिए तो अपनी कोशिश कर रहे हैं। अगर हम तेल की कीमतें कम नहीं कर सकते, अगर हम ग्लोबल सप्लाई चेन को ठीक नहीं कर सकते, हम आवाम के लिए चीज़ें तो सस्ती कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट सब्सिडी दे सकते हैं, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस का इंतज़ाम कर सकते हैं, उनको राशन कार्ड के ज़रिए उनके घरों में उनके किचन का जो चीज़ें उनको उसमें कुछ कीमतों में कमी ला सकती हैं।
ये हम कर रहे हैं और यही करेंगे। दूसरी बात, जहाँ तक आपने इलेक्शन की देखिए इलेक्शन के अंदर बिल्कुल एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। हमेशा जो हुकूमत वक्त होती है उस पर कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म होता है, होना भी चाहिए, वो जिम्मेदार होती है, उसमें भी किसी को इनकार नहीं है, महंगाई से लोग तंग भी है। लेकिन जो बात समझने वाली है वो बड़ी साफ है कि पहली बात यह है कि हुकूमत वक्त के दौर में ये इलेक्शन हो रहे हैं और क्रेडिबल इलेक्शन हो रहे हैं। क्रेडिबल इलेक्शन हो रहे हैं ना, हुकूमत वक्त ने कोई धौंस दांधली नहीं की। तो ये जो पहले तनकीद बराए तनकीद करते थे, कम से कम ये तो समझे कि हम इलेक्शन शफाफ बनाने पर यकीन रखते हैं। इसीलिए हम ईवीएम की बात करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं इलेक्शंस को मज़ीद शफाफ बनाएं। दूसरी बात यह है कि बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती निज़ाम के साथ हमारी कमिटमेंट, पाकिस्तान में पहली दफ़ा डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं मेयर के लिए। हमें भी पता है ये हालात कैसे हैं, हमें भी पता है महंगाई है, लेकिन उसके बावजूद खान साहब ने ये कहा हर जगह कि जी आप डायरेक्ट इलेक्शन कराएं, क्योंकि हमारी कमिटमेंट बल्दियाती इदारों से है। उन इदारों को जो भी शख्सियात चलाएं, कोई भी पार्टी भले पावर में हो, हमारे बल्दियाती इदारे खुद मुख्तार होने चाहिए, ऑटोनमस होने चाहिए, और यही हम चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा हसन साहब, आपने ये फरमाया कि जी उम्मीद, ये मतलब लोग ये उम्मीद करते हैं, लोगों को लगता है कि जी 70 साल की जो ख़राब पॉलिसीज़ हैं उनको हम 3 साल में ठीक कर देंगे, ठीक करने में वक्त लगेगा। तो हसन साहब ये बात ठीक है, कहीं किसी हद तक बजा है कि जी बहुत से चीज़ें हमारे निज़ाम में गलत चली आ रही थी, सिस्टम में बहुत सी खराबियाँ थी जिनको ठीक करने के लिए पहली हुकूमतों ने इतना शायद काम नहीं किया, बल्कि कुछ ने तो उनको मज़ीद बिगाड़ा भी, या ये ट्रेंड भी उन्होंने सेट किया। अब आप लोग इसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग टेम्परेरी फायदे नहीं देख रहे चीजों के, आप लोग देख रहे हैं कि लॉन्ग जो लास्टिंग इफेक्ट्स होंगे वो कैसे होंगे, या ज्यादा इसके जो परमानेंट हमें फवायद होंगे, बेनिफिट्स होंगे अवाम को, कैसे उससे महसूस हो सकती है अवाम। लेकिन लोग तनकीद करने वाले तो तनकीद करेंगे ना कि एक गवर्नमेंट को 3 साल से ऊपर का अरसा हो गया, अब आपको पता है आगे इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, टेन्योर आपका 5 साल का होता है, अगर कोई मुकम्मल करे तो 3 साल या चौथे साल में जाकर इस तरह की बात करना कि जो हो रहा है वो पुराने वालों की वजह से हो रहा है। तो ये बात बहुत से लोग जो आपके सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया, जो आज भी इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको अभी भी उम्मीद दिखाई देती है कि आखिरी उम्मीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, वो भी ये सवाल पूछते हैं बड़ा न्यूट्रल कि चौथे साल में ये तनकीद के जी पुराने लोगों की वजह से हो गया, पुरानी पॉलिसीज थी, अभी हम ठीक करेंगे, अभी वक्त लगेगा। तो टेन्योर खत्म होते होते अगर आप वक्त की बात करें तो शायद ये थोड़ा जस्टिफाइड नहीं लगता है, इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? अगर तो हम ये कहते हैं ना कि आज तक अभी भी जो इस मुल्क में गलत हुआ है वो सारी पिछली हुकूमत ने किया है और हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो क्रिटिसिज्म बनता था ना। ये बात मैंने की है ना, ये बात हमारी पार्टी करती है। हम तो बात करते हैं सच। कुछ ऐसे मसाइल हैं जो हमारे मुल्क के लॉन्ग टर्म मसाइल हैं, कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनकी पूरी जिम्मेदारी पिछली हुकूमतों पर जाती है। अच्छा, इसी तरह जब हमारी बारी आती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हल हम फौरी तौर पर कर सकते हैं और कुछ को फौरी तौर पे हल नहीं कर सकते। मैं आपको 1-2 मिसालें देता हूँ। मसलन हमारे एक्सचेंज रेट का इशू ये था कि पिछले दौर में जो हमारी डार इकॉनमी थी उसके अंदर प्रिंसिपल क्या सेट किया गया कि आप डॉलर को मसनूई तौर पर रोक के रखें और अपने फॉरेक्स रिजर्व बेदर्दी से लुटाएं। वो मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट रजीम का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। हमने उसको आते ही मार्केट डिटर्मिनेड एक्सचेंज रेट पे लाए, क्योंकि मॉनेटरी अपनी एक्सचेंज रेट पॉलिसी चेंज करनी थी, हम कर सकते थे। हमने कोर्स करेक्शन की, हमने उसको ठीक किया, इसीलिए हमारे रिजर्व्स बिल्ड हो रहे हैं। अब हमारे एक्सचेंज रेट पे प्रेशर इसलिए आता है कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स बिल्ड नहीं की इतने साल में। अब अगर पिछले 20-30-40 साल में हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, इसकी जिम्मेदारी तो बहरहाल पिछली हुकूमतों को उठानी पड़ेगी। हमारे बस में रेमिटेंसेस थी, हमने क्रेडिबिलिटी क्रिएट की, हुंडी हवाले पे क्रैकडाउन किया। आप देखें रेमिटेंसेस बढ़ गए हमारे दौर पे, क्योंकि हम फौरी कर सकते थे। हेल्थ इंश्योरेंस को फौरी तौर पे फिक्स कर सकते थे, किया। हम लोगों ने एहसास राशन प्रोग्राम जो लेके आ रही है, ये बन सकता था, सिस्टम बनाया। लेकिन जहाँ 70 साल की हम बात करते हैं, अब लाहौर में मैं बैठा हूँ, लाहौर शहर को 70 साल आपने बढ़ने दिया, वो करते करते स्मॉग बन गई, फ़ज़ा आलूदा है। ये वो मसले हैं जो दिहाइयों के अंदर बने हैं और इनको हल करने के लिए भी कुछ साल चाहिए। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास कोई देखें जादू की छड़ी नहीं कि हम 3 साल में आकर इस शहर से स्मॉग ख़त्म कर दें। लेकिन मैं फिर भी ये समझूंगा कि वो मसाइल भी जिनको हल के लिए 5 साल से ज़्यादा का अरसा दरकार है, 10 साल चाहिए, 15 साल चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर फौरी फ़ायदा हो सकता है और हमारी कोशिश है कि वो फौरी फ़ायदा हो। ठीक है। अच्छा हसन साहब, ऑपोजिशन ये कह रही है कि जी 3 महीने बाद महंगाई और बढ़ जाएगी, तो फिर हम तब लॉन्ग मार्च अगर करेंगे तो लाखों लोग शरीक होंगे, तो क्या पीटीआई हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी सूरत हाल को कंट्रोल करना? आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी फिर?
अच्छा देखें, अपोजिशन ने तो तारीख डाली और अपोजिशन ने अवाम के साथ मजाक किया। मैं अवाम के साथ मजाक नहीं करना चाहता, ना हमारी पार्टी करना चाहती है। इसीलिए आपने मुझसे महंगाई का सवाल किया, मैंने आपसे एक्नॉलेज किया कि महंगाई है। अगर उनके दिल में महंगाई का दर्द था तो आप ये किसी को थोड़ी कहते हैं कि भाई महंगाई आ जाए लेकिन मार्च में तुम्हारे लिए करूँगा 4 महीने बाद। तो अब वो ये लेम बयानात दे रहे हैं कि जी 3 महीने बाद महंगाई बेहतर हो जाएगी। देखें, जो सप्लाई चेन डिस्टॉर्शंस हैं, दुनिया खुल रही है, वैक्सीनेशन रेट्स बढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह जो ग्लोबल प्रेशर हैं वो भी ईज़ आउट होंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपको पता है कि कुछ खाम तेल की कीमतों में भी कमी वाक़ई हुई है। नंबर 3 ये है कि उस वक्त तक हमारा जो एहसास राशन प्रोग्राम है वो भी पूरी तरह रोल आउट हो चुका होगा, तो लोगों के लिए आसानी भी होगी। हम तेल की कीमतें भी कम करें, जैसे जैसे कीमतें कम हो रही हैं तो इंशाल्लाह इसमें से बहुत सारी चीज़ें ईज़ आउट होना शुरू हो जाएंगी। ये अपोजिशन की ख्वाहिश है और ये ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आवाम के लिए मुश्किलें आएंगी उससे। वो असल में मार्च वगैरह करना नहीं चाहते, उनको पता है उनकी स्ट्रीट पावर नहीं है, उनको पता है लोग बाहर आने को तैयार नहीं है। आपने इलेक्शन के टर्न आउट्स देखे हैं, इसलिए उन्होंने 4 महीने की तारीख डाल दी है। मैं समझता हूँ कि ये भागने का रास्ता उन्होंने इख्तियार किया ये तारीख डाल के। ठीक है। अच्छा हसन साहब, आपके हवाले से खबर ये थी कि जी आपने पंजाब की जो तमाम सियासी जमातें हैं उनको इस्लाहात के मामले पर बिल बैठने की दावत दी है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, एक अच्छा स्टेप है। तो लेकिन जवाब क्या मिला? क्योंकि ताली तो 2 हाथ से बजती ना, आपने तो दावत दे दी, वो बैठेंगे साथ? देखें, इस्लाहात की ताली, रिफॉर्म्स की ताली, किसी अच्छी चीज़ की ताली वो ताली है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक ही हाथ से बजा रही है, दूसरा हाथ तो आया ही नहीं। जिस चीज़ पे कहते हैं आके बात कर लो वो करना नहीं चाहते। अब इलेक्शन, ये जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं, कितनी दफ़ा इनसे बात की, एक ही रट कि जी धांधली। अच्छा, अब पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पे जा रही है, आप भाई आके अपने कंसर्न्स बताएं। आप ये कहें कि भाई ये मशीनें कौन रन करेगा, ये रूलिंग पार्टी नहीं कर सकती, हमें नहीं एतबार, इलेक्शन कमीशन करे। इसकी सर्टिफिकेशन दुनिया में ऐसे होती है, आप वो लेके आए, या आपके पास कुछ बेहतर तजावीज़ हो तो आप वो दे दें। हाँ, तो आप वो दे दें। लेकिन अब आप ये कहते रहेंगे कि मैंने नहीं मानना, ये धांधली है, ये ऐसे है, तो आप फिर इस्लाहात पे सीरियस ही नहीं है। मैं भी एक दिन किसी जगह बैठा था, उन्होंने कहा जी आप बात नहीं करते। मैंने कहा बात करें, हम तो अब मेरे पास इंफॉर्मेशन का चार्ज है, हम तो मीडिया रिफॉर्म्स के लिए भी हम डिलिबरेट कर रहे हैं, बाकी चीज़ों में भी कर रहे हैं। अच्छा मशवरा तो किसी का भी लेना चाहिए, आपसे मिल जाए, ऑपोजिशन से मिल जाए, किसी और से मिल जाए, अच्छी चीज़ तो सबके साथ बात चलनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं उसमें। सही, ठीक है जी हसन साहब, बहुत शुक्रिया। आपके नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस्लामी ताउन तंजीम OIC के वज़रा ख़ारजा कौंसिल के 17वें गैर मामूली इजलास में ये फैसला किया गया कि अफगानिस्तान को मदद की ज़रूरत है, जिसके लिए इस्लामी तरक्याती बैंक के ज़ेर एहतमाम ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड कायम किया गया है और अफगान तहफ़्फ़ुज़ खुराक प्रोग्राम भी शुरू करने का फैसला किया गया है। अच्छा, इजलास में मंजूर की गई जो मुत्तफ़िका करारदाद है उसमें अफगानिस्तान में पैदा होने वाले इंसानी बहरान को ख़तरनाक करार दिया गया है, जिसकी वजह से 3 करोड़ 80 लाख से ज़ायद लोगों को भूख के बहरान का सामना है और ये सूरत हाल रोज़ ब रोज़ बदतर होती जा रही है। अच्छा, बैरूनी मुल्क के जो मुंजमद अफगान असासे हैं उनके सबब पैदा होने वाली मुश्किलात के तनाजुर में ये जो करारदाद है इसमें कहा गया कि अफगानिस्तान में मुआशी बदहाली मुहाजिरीन के बड़े पैमाने पर इनखला का बाइस बनेगी। और इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का कहना था कि अफगानिस्तान गुज़िश्ता 40 साल से मुश्किलात का सामना कर रहा है और अगर दुनिया ने इस वक्त कोई इक़दाम नहीं उठाया तो अफगानिस्तान में सबसे बड़ा इंसानी बहरान देखना पड़ेगा। अच्छा, जबकि सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, उन्होंने वज़ीर ख़ारजा के इजलास में अफगानिस्तान के लिए 1 अरब रियाल इमदाद का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में होने वाले इस गैर मामूली इजलास पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मौजूद मेहमान, किसी तारुफ के मोहताज साबिक सफ़ीर और माहिर बैनुल अक़वामी अमूर अब्दुल बासित साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब्दुल बासित साहब, OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ने अफगानिस्तान के हवाले से इस इजलास में किए गए फैसलों को अहम कामयाबी करार दी है। आपकी नज़र में पाकिस्तान में OIC का जो इजलास हुआ ये कितनी बड़ी सिफारती कामयाबी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में लेने का। यकीनन एक बड़ी कामयाबी तो है पाकिस्तान की, क्योंकि बहुत कम वक्त में इतना बड़ा इजलास करवाना आसान नहीं होता और OIC आप जानती हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के बाद सबसे बड़ी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल।
और ये भी बड़ी खुशाइन बात है कि बहुत से तकरीबन 22 वज़राए ख़ारजा खुद आए, जिसमें बड़े बड़े ममालिक ईरान, टर्की, सऊदी अरेबिया, ये भी ममालिक शामिल थे। और फिर उसके अलावा वज़राए मुमलिकत भी बहुत थे, 10-11 के करीब। तो पार्टिसिपेशन के हवाले से मैं समझता हूँ और इंतज़ामी नुक्ता नज़र से एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक अच्छा इक़दाम जो कि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अफ़गानिस्तान, जिस तरह आपने भी कहा, एक पाकिस्तान के साथ जो अफ़गानिस्तान के हालात में बराह रास्त उनका असर पाकिस्तान पे पड़ता है, तो हम उससे लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। तो हमारे लिए तो बहुत ही अहम था कि इस किस्म का इजलास और जो ह्यूमैनिटेरियन इंसानी बहरान जो एक बढ़ रहा है उसको किसी तरीके से उससे निपटा जाए। ठीक है जी। अच्छा अब्दुल साहब, अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ने इस्लामी तावन तंजीम के जो इस गैर मामूली इजलास पर अमरीका और OIC के किरदार पर अफगानिस्तान के लिए जो ट्रस्ट कायम करने का खैर मकदम किया है। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अमरीकी सदर के मुशीर बराए कौमी सलामती वो ये कहते हैं कि जी बराह रास्त इमदाद के लिए तालिबान को अपने वादे पूरे करने पड़ेंगे। तो ये अगर मैं कहूँ कि अमरीका का दोहरा म्यार है, तो आप अग्री करेंगे, और इस दोहरे म्यार पर आपकी क्या राय है? नहीं, अमेरिका का तो देखिए बहुत अरसे से दोहरा मयार है। ये भी देखिए तुरफा तमाशा है कि 29 फरवरी 2020 को अमेरिका तालिबान के साथ बराह रास्त मुआहदा भी करते हैं जी। और जब तालिबान बगैर किसी खून खराबे के वो अपनी हुकूमत बना लेते हैं तो उनको तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं, और फिर उनके जो एसेट्स हैं तकरीबन 10 बिलियन के करीब अब तो हो गए हैं, वो भी फ्रीज कर लेते हैं। तो अमेरिका की जो है पॉलिसी जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, देखिए ये सारे जो मामलात हैं ना, सिर्फ अफगानिस्तान को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, क्योंकि जो इलाकाई पॉलिटिक्स है, फिर चाइना, रशिया और अमेरिका के दरमियान जो एक राइवलरी है, वो सारे जो वेरिएबल्स हैं दे आर बीइंग प्लेड आउट इन अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली, और उसकी वजह से मामला ज़्यादा गंभीर हो गए हैं। जो आपने पहला सवाल किया था OIC के सेक्रेटरी जनरल का, बड़े अच्छे इक़दाम हुए, ट्रस्ट फंड भी बन गया, स्पेशल एनवॉय भी लगा दिया गया अफगानिस्तान के लिए, लेकिन अब मामला इम्प्लीमेंटेशन का है। सऊदी अरब ने भी 1 अरब रियाल दे दिया, लेकिन अब मामलात किस तरफ किस नहज जाते हैं वो देखने वाली बात है, क्योंकि OIC का बाय लार्ज अगर आप देखिए तो जो इम्प्लीमेंटेशन के मामलात हैं उस पर कुछ ज़्यादा इफेक्टिवनेस हमें नज़र नहीं आती बदकिस्मती के साथ। पाकिस्तान जो काम करना था वो कर लिया। अगर आप करारदाद देखिए अफगानिस्तान पे तो उसमें सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट नहीं है, बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान अगर आप करारदाद देखें तो पाकिस्तान हैज़ बीन वेरी कॉशियस इन माय व्यू, क्योंकि लगता यह है कि OIC के अंदर भी अभी इख्तिलाफात बाकी हैं। जो ममालिक हैं, मिसाल के तौर पर ताजिकिस्तान, क्योंकि 27% अफगानिस्तान की आबादी ताजिक्स पे मुश्तमिल है, तो उनके ख़ास तौर पे कंसर्न है, बहुत खिलाफ है तालिबान के साथ किसी भी इंटरेक्शन के। मेरा अपना ख्याल ये है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो एक एस्पेक्ट है, लेकिन जब तक आप तालिबान के साथ एक्टिवली इंगेज नहीं करेंगे और इकोनॉमिक जो मेल्ट डाउन हो रहा है उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से भी आप सही तौर एड्रेस नहीं कर सकते। तो ये जो बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम को अनलॉक करना ही बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा अब्दुल बासित साहब, ये जो मगरबी दुनिया है इसकी हटदर्मी अगर जारी रहती है तो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये अफगान पनाह गुज़ीरों का हो सकता है आपके मुताबिक, और इस पर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो देखिए हमारे लिए तो बहुत संगीन सूरत हाल है, और मैं समझता हूँ कि हमसे शायद थोड़ी बहुत देर हो गई। अगर हम शुरू में कुछ फैसले कर लेते चाइना रशिया के साथ मिलकर तो शायद आज इस वक्त ये हालात ना होते, लेकिन बहरहाल बहुत से एलिमेंट्स हैं जो नज़र के सामने होते हैं सफारतकारी में। अब ये है कि हमें बहरहाल ये कोशिश करनी है कि तालिबान इकोनॉमिक मेल्ट डाउन ना हो, क्योंकि उसकी वजह से फिर मुहाजिरीन का इनखला भी हो सकता है। जिस तरह आप कह रही हैं पाकिस्तान के हमारे अपने मुआशी हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं, जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में कल कहा कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमारे लिए तो देखिए, और फिर दहशतगर्दी के मसाइल, दुनिया को ये समझना चाहिए कि अगर इकोनॉमिक मेल्ट डाउन होता है, तालिबान की अगर हुकूमत इनइफेक्टिव हो जाती है, तो वहां एक सिविल वॉर का भी खतरा है, और सिविल वॉर होगी तो दहशतगर्दी को स्पेस मिलेगी और पूरे इस खित्ते के लिए एक मुश्किलात पैदा होंगी, फिर ग्लोबली उसके असरात होंगे। तो दुनिया को ये चैन से नहीं बैठ जाना चाहिए कि बस अफगानिस्तान से हम निकल आए हैं
तो अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अभी भी उसके असरात दुनिया में आ सकते हैं अगर खुदा ना खास्ता इकोनॉमिक मेल्टडाउन अगर हो जाता है तो। जी ठीक है। अच्छा अब्दुल बासित साहब, आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाते हुए भारत की बात करना चाहूँगी। पाकिस्तान के जमा करवाए गए डोजियर्स और मुख्तलिफ जो करारदाद हैं, उसके बावजूद मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय फ़ौज, उनकी सेना की जो रियासती दहशतगर्दी है, वो हम देख रहे हैं कि अभी भी जारी बल्कि बढ़ती चली जा रही है। और आए दिन नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान मासूम कश्मीरियों को शहीद कर दिया जाता है। ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब डोजियर्स के बाद और जो करारदादें, मतलब एक उम्मीद है ना कि शायद ये बेहतर हो जाए, ये मसला हल हो जाए, लेकिन दुनिया तो देखते हुए अंधी बनी हुई है, सुनते हुए बहरी बनी हुई है, बोल सकते हैं लेकिन गूंगी बनी हुई है। और जो इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले बड़े अलमबरदार बने होते हैं, चैंपियन बने होते हैं, इनको तो अपने दफ्तरों के बाहर, अब्दुल बासित में थोड़ी ये सख्त बात करें, इनको ताले लगा देने चाहिए। ये किस काम के लिए इन्होंने दफ्तर खोले हुए? कौन से इंसानी हकूक कश्मीर में जो है इनको नजर नहीं आ रहा? अपने सिर्फ छोटे छोटे जाती जो मुफादात हैं, टेम्परेरी फवायद हैं, वो नजर आ रहे हैं। इंसानियत का कोई सोच ही नहीं रहा। बिल्कुल आप ठीक फरमा रही हैं। जहाँ तक मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बर्बरियत है, रियासती दहशतगर्दी है, वो जारी है। और सच्ची बात तो ये है कि भारत पे कोई प्रेशर नहीं है जी। ना मकबूजा, मतलब इंटरनेशनल प्रेशर कोई बिल्कुल नहीं हो सका। तो इस वजह से, क्योंकि भारत एक हुब्रिस्टिक पावर हो गई, एरोगेंट पावर हो गई, उनका ख्याल ये है कि वो जो कुछ करें, चूंकि उनका इकोनॉमिक क्लाउड बढ़ गया है, डिप्लोमेटिक क्लाउड बढ़ गया है, तो वो जो कुछ, और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में वो मेथोडिकली चल रहे हैं। अभी डिलिमिटेशन का प्रोसेस जिस तरह वो कर रहे हैं, अभी आप देखेंगे कि जम्मू और कश्मीर के दरमियान जो सीटों का मामला है वो बढ़ जाएगा। और फिर जो हिंदू वहाँ से जो डोमिसाइल उन्होंने 4 लाख के करीब, बल्कि 40 लाख के करीब इशू किए हैं, तो वो लोग वहां पे अब जाएंगे। तो मकबूजा जम्मू और कश्मीर की जहां तक मामला है, अब मार्च में देखिए OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स की दोबारा कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होगी। जो डॉसियर हमने 12 सितंबर को दुनिया के सामने पेश किया, उस पर भी हमने एक बिग बैंग के साथ हमने पेश किया, लेकिन वी लूज, वी कांट सस्टेन एनी इनिशिएटिव। हमारा प्रॉब्लम ये इंस्टीट्यूशन हो गया है कि हम किसी इनिशिएटिव को उसके मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाते। हम एक बात करते हैं, फिर उसको फॉलो अप नहीं करते। अब देखते हैं कि मार्च में जो वज़राए ख़ारजा का इजलास होता है OIC का इस्लामाबाद में मार्च में, उसमें क्या हम नई बात लेकर आते हैं। क्योंकि मैं तो बहुत अरसे से, पिछले 4 साल से कह रहा हूँ कि जहाँ तक कश्मीर का मामला है, पाकिस्तान को एक खसूसी नुमाइंदा अपने तौर पर जम्मू और कश्मीर पे अपॉइंट करना चाहिए। जब आप खुद रैंप अप नहीं करेंगी अपनी डिप्लोमेसी, कश्मीर डिप्लोमेसी में ज्यादा जान नहीं डालेंगे, तो दुनिया भी आपकी बात नहीं सुनेगी। हमें ठीक है गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस नहीं मिला अच्छा, लेकिन हमें कौन रोकता है कि हम सिविल सोसाइटी के अप्रोच करें, दुनिया के मीडिया हाउसेस को अप्रोच करें, अपने सफारती जराए के जरिए थिंक टैंक्स के पास जाएं, यूनिवर्सिटीज में जाएं, एक सिविल सोसाइटी जो एडवोकेसी ग्रुप्स है उनको फाल करें, ताकि वो अपनी अपनी गवर्नमेंट से प्रेशर डालें। बदकिस्मती के साथ मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन हमारी कश्मीर डिप्लोमेसी उस तरह इफेक्टिव नहीं रही 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह होनी चाहिए थी। जिस किस्म का चैलेंज था हमें, हम उस पर नहीं हो सके। अच्छा, लेकिन अब्दुल बासित साहब, इमरान खान साहब की मैं बात करना चाहूंगी, खासतौर पे जब से PTI की गवर्नमेंट आई है, खान साहब वजीर आजम बने, तो उन्होंने खुलकर बात की है। इससे पहले जो वज़ीर आजम थे, मैं किसी का अलग से नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन आप भी अगर कंपैरिजन करें, आप बड़े सीनियर हैं, आप सफ़ीर भी रह चुके हैं, आप सारी चीज़ों को जानते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं, तो पहले जो वज़ीर आजम थे उन्होंने खुलकर इस तरह कश्मीर के बारे में कभी बात की ही नहीं थी, जिस तरह इमरान खान साहब ने कश्मीर के हवाले से बात की, इंटरनेशनल फोरम्स पर जाके बात की। तो एटलीस्ट बात तो की जा रही है, आवाज़ उठाई जा रही है। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि इससे बेहतर कुछ करने की जरूरत है। सबने नुमाइंदे वाली ऑप्शन की बात की, ये होना चाहिए। इसके अलावा क्या क्या कुछ होना चाहिए आपके मुताबिक? कहां से हम मार खा रहे हैं, हमारे फ्लॉज क्या हैं? देखिए, पाकिस्तान का मजीद क्या किरदार होना चाहिए कश्मीर के हवाले से? देखिए, कश्मीर में पहले तो एक, मैं समझता हूँ कि एक मजबूत जामे हिकमत अमली होनी चाहिए, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल चीज है। इसके एक तो इंटरनल जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर हालात हैं, उसके बारे में एक हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फिर इंटरनेशनली देखिए, मैं आपको बताऊं, मल्टीलैटरल जो फैसले होते हैं ना, वो UN में नहीं होते या OIC में नहीं होते, ये होते हैं रियाद में होगा, वाशिंगटन DC में होंगे, बर्लिन में होंगे, पेरिस में डिसीजंस होते हैं। हमारा मसला ये है कि हम सारा फोकस जो है मल्टीलैटरल फोरम्स में कर लेते हैं, वहां पे हमें कोई
पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता। ठीक है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बायलैटरली हम ममालिक को अप्रोच करें, वहाँ पे जो सिविल सोसाइटीज हैं उनको अप्रोच करें, एक मोमेंटम क्रिएट करें। वो मोमेंटम जब जनरेट हो जाएगा फिर उसको सस्टेन करें। मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, अभी भी वक्त है। अगर हम थोड़ा सा मजबूत तरीके से, जामे तरीके से काम करें तो कोई वजह नहीं है कि हम भारत पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेशर डाल सकते। वो कि बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन भारत कश्मीरी लोग तो डटे हुए हैं, वो तो आज भी कुर्बानियां दे रहे हैं। सही है। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ डॉक्टर फ़ैज़ अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।